कराऊंगी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ थोड़ा सा छोटा सा ही चैप्टर था ये हमारा। तो इसके कुछ प्रश्न जो हमें लगता है कि चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को हम कैसे परिभाषित करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या हो सकता है, ठीक है। कि विज्ञान का जो शिक्षण है उसको परिभाषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए छात्रों को भ्रमित करना, ऑप्शन बी पाठ योजना को लंबा बनाना, ऑप्शन सी स्पष्ट दिशा और लक्ष्य को निर्धारित करना, या ऑप्शन डी शिक्षण से बचना। तो ऑप्शन सी स्पष्ट दिशा और लक्ष्य सुनिश्चित, कि किसी भी विज्ञान शिक्षण का यानी विज्ञान को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है कि उसका उद्देश्य हमेशा स्पष्ट होता है, ठीक है। और पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, उसके लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं और उस आधार पर हम क्या करते हैं, विज्ञान को पढ़ाया जाता है, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो चाहे वो हायर एजुकेशन लेवल पर हो। तो विज्ञान के पहले से ही अपने कुछ नियम जो है वो पहले से ही निर्धारित होते हैं। जब शिक्षण स्पष्ट उद्देश्य के बिना किया जाता है तो क्या होता है, मतलब कि जब हम क्या करते हैं बिना किसी उद्देश्य को निर्धारित किए बिना हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है। ऑप्शन ए छात्र अधिक ध्यान देते हैं, ऑप्शन बी शिक्षक अधिक प्रभावी होता है, ऑप्शन सी शिक्षण उद्देश्यहीन और अप्रभावी बन जाता है, और या फिर ऑप्शन डी छात्र कम रुचि लेते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को बिना किसी उद्देश्य के पढ़ रहे हैं तो वो कैसी बन जाती है, उद्देश्यहीन है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, और वो कैसी रहेगी, अप्रभावी रहेगी, उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 3, अध्याय में किसे दीप स्तंभ ज्ञान के बिना एक नाविक की तरह माना गया है। मतलब दीप स्तंभ का मतलब वो कहते हैं दीपक के समान, ज्ञान के बिना नाविक को किस तरह बताया गया है। ऑप्शन ए बिना छात्रों के शिक्षक, ऑप्शन बी बिना कक्षा के छात्र, ऑप्शन सी बिना स्पष्ट उद्देश्य के शिक्षक, या ऑप्शन डी बिना प्रधान अध्यापक के स्कूल। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी बिना स्पष्ट उद्देश्य के शिक्षक की, वो किसके समान है, एक ऐसी नाव के समान है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। तो इसी प्रकार जब आप बिना उद्देश्य के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप भी एक ऐसे शिक्षक के समान है, एक ऐसे नाविक के समान है जिसका कोई भी लक्ष्य कोई भी उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो बिना स्पष्ट उद्देश्य के क्या है, यहाँ पर शिक्षक की तुलना किससे की गई है, नाविक से की गई है। विज्ञान शिक्षण में उद्देश्यों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ठीक है। कि विज्ञान पढ़ाते वक्त हम पहले से ही जो उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। ऑप्शन ए ये हमारी पाठ योजना को लंबा बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी छात्रों को भ्रमित करने के लिए, ऑप्शन सी ये सुनिश्चित करने के लिए कि का छात्र जो हम चाहते हैं, मतलब जैसा आपने उद्देश्य रखा है वही वो सीखें, या ऑप्शन डी मूल्यांकन से बचने के लिए। तो उद्देश्य हम इसलिए निर्धारित करते हैं ताकि जो या फिर जैसा परिवर्तन हम छात्र में चाहते हैं सीखने के बाद वो उसमें हमें देखने को मिले। तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि छात्र का जो भी इरादा है वो उसे क्या करे, सीखे। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, स्पष्ट उद्देश्यों के बिना शिक्षण संभावित परिणाम क्या होगा। मतलब कि जब आपके उद्देश्य पहले से ही निर्धारित नहीं है तो उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए छात्र अधिक सीखेंगे, ऑप्शन बी शिक्षक अधिक प्रभावी होगा, ऑप्शन सी छात्र भ्रमित हो जाएंगे, या ऑप्शन डी शिक्षण उद्देश्यहीन और अप्रभावी होगा। तो हम कहेंगे कि जब भी हम बिना किसी उद्देश्य की चीजों को पढ़ा रहे हैं तो वो शिक्षण कैसा है, उद्देश्यहीन है और अप्रभावी है, बच्चे पर उसको कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 6, विज्ञान शिक्षण में छात्रों के व्यवहार में प्रत्याशित परिवर्तन के लिए क्या आवश्यक है। प्रत्याशित का मतलब होता है कि जो हमें दिखे, जो हमारे क्या हो, समक्ष हो, उसे प्रत्याशित बोलते हैं। तो उद्देश्यों को नजरअंदाज करना, उद्देश्यों को निर्धारित करना, या फिर अधिक अभ्यास देना, या फिर कम पढ़ना। तो हम कहेंगे कि किसी भी विज्ञान शिक्षण में उद्देश्य छात्रों का जो व्यवहार है उसका परिवर्तन किस लिए आवश्यक है, ताकि हम अपने उद्देश्यों को क्या कर सके, निर्धारित कर सके, क्योंकि हम उसके
व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर क्या करते हैं, नई चीजों का चयन करते हैं, अपने विषय के बारे में विचार करते हैं, ये देखते हैं कि अध्यापक ने जो भी पढ़ाया है, अध्यापक ने, उसके आधार पर बच्चे ने वो व्यवहारिक ज्ञान या वो ज्ञान सिद्धांत का जो है वो प्राप्त किया है या नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। विज्ञान शिक्षण में अध्यापक और छात्र दोनों के लिए क्या आवश्यक है? उद्देश्यों का अनदेखा करना। ऑप्शन बी, उद्देश्यों को निर्धारित करना। ऑप्शन सी, अधिक पुस्तकों को पढ़ना। या ऑप्शन डी, कम प्रयोग करना। तो विज्ञान शिक्षण में अध्यापक और छात्र दोनों के लिए क्या आवश्यक है? पहले से ही उद्देश्यों का निर्धारण करना, कि पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, अपना एम्स या ऑब्जेक्टिव जो है हमने डिसाइड कर लिया किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, और ये हमारी शिक्षा को ज्यादा बेहतर और अच्छा प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बिना उद्देश्य के विज्ञान शिक्षण की तुलना किससे की जाती है? एक स्थिर नाव से, समुद्र की लहरों पर बिना दिशा के नाव से, एक सुरक्षित बंदरगाह से, या फिर डी, एक तेज गति वाली कार से। कि जब आप बिना उद्देश्य के विज्ञान शिक्षण को पढ़ा रहे हैं तो इसकी तुलना हम किसके साथ करते हैं? समुद्र की लहरों पर बिना दिशा के एक नाव चल रही है, ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, उस नाव से हम क्या करते हैं, उसकी तुलना करते हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी, समुद्र की लहरों पर बिना दिशा की नाव से हम क्या करेंगे, उसकी तुलना करते हैं। फिर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने से क्या होता है? ऑप्शन ए, शिक्षण असंगठित होता है, शिक्षण अधिक प्रभावी होता है, छात्रों की रुचि कम होती है, या पाठ्यक्रम लंबा हो जाता है। तो शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित जब हम कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो शिक्षण है, हमारी जो शिक्षा की वृद्धि है, आपका टीचिंग जो प्रोसेस है वो ज्यादा बेहतर और अच्छा प्रभावी होता है। वो वांछित परिवर्तन हम बच्चे के व्यवहार में देख पाते हैं या ला पाते हैं, जिसके लिए हमने वो टॉपिक उसे पढ़ाया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका शिक्षण का जो प्रक्रिया है वो ज्यादा बेहतर और प्रभावी बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर क्या किया जाता है? छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को भ्रमित करना, शिक्षण से बचाना, या अधिक परीक्षा लेना। तो हम कहेंगे कि विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का आधार क्या होता है? छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, कि उनके अंदर क्या आए, विज्ञान शिक्षण। हमने पढ़ा भी था कि जब आप क्या कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर अगर विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विज्ञान को अगर हम प्राइमरी लेवल पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लक्ष्य क्या होता है, बच्चों के अंदर कुछ व्यवहारिक ज्ञान जो है उसके अंदर लेकर आना, उसे सुरक्षा के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या करना, थोड़ा सा सचेत करना, जागरूक करना, अच्छी आदतों का निर्माण करना, ठीक है। और उच्च स्तर पर इसका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को नियम के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, तथ्यों व कारणों से अवगत कराना, ठीक है, कि किसी भी चीज के पीछे होने का क्या कारण होता है उनसे अवगत कराना। तो हम कहेंगे छात्रों को ज्ञान प्रदान करना विज्ञान का एक लक्ष्य होता है। फिर विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, या क्या तो विज्ञान शिक्षण में शिक्षक की भूमिका छात्रों को केवल जानकारी देना, छात्रों को मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना, छात्रों को दबाव में रखना, या छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देना। तो विज्ञान शिक्षण में कि जब कोई भी अध्यापक आपको विज्ञान पढ़ा रहा है तो उसमें उसकी भूमिका एक मार्गदर्शन और समर्थन के रूप में जो है देखने को मिलती है, कि वो आपको अवसर देता है नया कुछ सीखने का, कुछ प्रयोग करने का, कुछ नया बनाने का। तो वो आपके मार्गदर्शन और समर्थन का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। तो एक गाइडेंस के रूप में क्या करेगा, आपको देखेगा, आपकी चीजों का सर्वेक्षण करेगा, और आप सही दिशा में हैं या नहीं है, या सही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए क्या करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है। तो आपके लिए क्या है, एक तरह का मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला की क्या भूमिका होती है? क्योंकि विज्ञान विषय ऐसा विषय है जिसमें जो आपको ये कहता है कि आप किसी भी चीज को मानने से पहले उसको क्या करें, प्रयोग करके देखें,
आप नियमों के आधार पर किसी चीज को ऐसे ही स्वीकार ना कर ले, विज्ञान आपको अवसर देता है कि आप उसके लिए प्रयोग कर सकें, उसको जांच सके, उसका निरीक्षण कर सके। तो इसके लिए प्रयोगशाला जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। और छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना प्रयोगशाला की भूमिका है, या छात्रों को केवल सिद्धांतिक ज्ञान देना उसकी भूमिका है। छात्रों को छात्रों को दबाव में रखना एक प्रयोगशाला की भूमिका है, या छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देना। तो हम कहेंगे कि प्रयोगशाला विज्ञान में क्या करती है, छात्रों को या बच्चों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करती है कि जिस चीज के बारे में आप किताबों में पढ़ रहे हैं उसको करने का अवसर आपको दे रही है। ठीक है, कि जो चीज आप किताबों में सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप अमल और शारक के बीच में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अमल और शारक क्या होते हैं, तो विज्ञान क्या करता है, आपको अवसर देगा किस चीज का, परीक्षण का, कि आप जांच सके किसे अमल कहते हैं, ठीक है, और किसे शारक कहते हैं। ये साइंस का एक टॉपिक है, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर आप कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सबसे आसान जो एग्जाम्पल है कि पौधों से आपको भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसकी अगर आप जांच करना चाहते हैं कि आपको बताया जा रहा है कि पौधों में भोजन होता है, तो इसकी आप क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। विधि और प्रयोग के द्वारा ये पता लगा सकते हैं किस पौधे में भोजन की मात्रा पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो विज्ञान क्या कर रहा है, आपको एक व्यवहारिक अनुभव प्रदान कर रहा है, ठीक है। वो आपको स्पष्ट तथ्यों के आधार पर ये बता रहा है कि आप इस चीज की जांच कर सकते हैं, अवसर है आपके पास, ठीक है। किसी भी चीज को स्वतः यूं ही स्वीकार न करें। तो ये आपको व्यवहारिक ज्ञान जो है वो प्रदान करता है। इसलिए प्रयोगशाला की जो एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका विज्ञान के शिक्षण में देखने को आपको मिलती है। फिर विज्ञान शिक्षण में छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कि छात्रों को विज्ञान, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिससे देखकर लोग डरते हैं, लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, तो उस विषय के प्रति लोगों को क्या करने के लिए, बेहतर उनकी सोचने और विचारने की क्षमता को विकसित करने के लिए, उसमें उनकी रुचि को उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें छात्रों को अधिक गृह कार्य देना चाहिए। ऑप्शन बी, छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना चाहिए, या ऑप्शन सी, छात्रों को दबाव में रखना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त है, कि बच्चों को व्यवहार या अनुभव के आधार पर जो है सिखाने का प्रयास किया जाए, ताकि उन्हें ये कभी भी ना लगे कि विज्ञान एक मुश्किल और एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारा जो उन्हें कार्य करना पड़ता है। तो व्यवहारिक ज्ञान उनको किसी भी चीज को रटने पर प्रभाव नहीं डालेगा, तो वो विज्ञान के प्रति जो है रुचि उत्पन्न करने में उनकी सहायता करता है। फिर विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन की भूमिका क्या है। मूल्यांकन यानी हम जब क्या कर रहे हैं, किसी बच्चे को माप रहे हैं किसी चीज के आधार पर, तो छात्रों को की प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्रों को दबाव में रखना, या छात्रों को स्वतंत्र छोड़ देना, छात्रों को केवल ग्रेड देना। तो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चों की प्रगति को क्या कर सके, माप सके, यानी इस चीज का पता लगा सके कि बच्चा जो है वो किस दिशा में प्रगति कर रहा है, पॉजिटिव है या फिर नकारात्मक है, मतलब नेगेटिव वे में जा रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रगति का मापन करने के लिए हमें विज्ञान शिक्षण में किसकी आवश्यकता होती है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान शिक्षण में शिक्षक को क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, कि विज्ञान शिक्षक अगर आप हैं तो एक विज्ञान के अध्यापक होने के आधार पर आपके अंदर कौन सी अच्छी क्वालिटीज या कौन से अच्छे कौशल जो है वो आपके अंदर होने चाहिए, और अगर नहीं है तो कौन सी चीजों को आपको अपने अंदर विकसित कर लेना चाहिए। ठीक है, तो केवल विषय का ज्ञान होना चाहिए, छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य होना चाहिए, छात्रों को दबाव में रखने की क्षमता होनी चाहिए, जब केवल पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। तो हम कहेंगे विज्ञान शिक्षण में क्या होना चाहिए, धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए बच्चों के प्रति, क्योंकि ये एक ऐसी सब्जेक्ट आप कह सकते हैं जिसमें आपको ट्रायल एंड एरर का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है, कि कोई भी रिजल्ट आपको तुरंत प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो कोई व्यवहारिक ज्ञान भी अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, और क्योंकि लोगों को लगता है कि एक मुश्किल विषय है, तो इसको आसान बनाने के लिए और बच्चों को इसके साथ कंफर्टेबल करने के लिए आपके अंदर क्या, धैर्य और सहानुभूति दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विज्ञान शिक्षण में छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक गृह कार्य देना चाहिए,
व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना चाहिए, या केवल सिद्धांत को पढ़ाना चाहिए, या कम प्रयोग करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि बच्चों को जब हम साइंस में, विज्ञान में रुचि बढ़ाना चाहते हैं तो उनको व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें लगभग जो गतिविधियां सामान्य रूप से आप करवा सकते हैं कक्ष अपनी प्रयोगशाला में, वो उनको करने का अवसर प्रदान करें। तो व्यवहारिक अनुभव से उनकी रुचि जो है विज्ञान विषय में उत्पन्न करना बहुत ही आसान है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? कम महत्व है, बहुत महत्व है, या फिर कोई महत्व नहीं है, या सीमित महत्व है? तो विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का जो महत्व है वो बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, कि प्रयोगशाला आप कहेंगे कि अनुभव देने के लिए, नया सिखाने के लिए, कुछ नया सृजन करने के लिए, बच्चों के अंदर तर्क शक्ति को विकसित करने के लिए, उन्हें क्रियात्मक या फिर कलात्मक चीजों, रचनात्मक चीजों के प्रति क्रिएटिव बनाने के लिए प्रयोगशाला का विशेष महत्व आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर विज्ञान के शिक्षण में शिक्षक को क्या गुण होने चाहिए? कौन कौन से गुण उसके अंदर होने चाहिए? केवल विषय का ज्ञान होना चाहिए, या छात्रों के प्रति सहानुभूति और धैर्य होना चाहिए, बच्चों पर दबाव डालने की क्षमता होनी चाहिए, या केवल पढ़ाने की क्षमता? तो अभी हमने बात किया था कि उनके अंदर क्या होना चाहिए, एक अध्यापक, विज्ञान अध्यापक के रूप में आपके अंदर क्या, धैर्य और सहानुभूति दोनों जो है वो होने चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, उद्देश्यों को निर्धारित करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी विषय को पढ़ाने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है? केवल शिक्षक की पसंद, बच्चों की आवश्यकता और रुचि, पाठ्यक्रम की लंबाई, या परीक्षा का पैटर्न? तो हम कहेंगे कि बच्चों की रुचि और उनकी आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान जो है इसमें दिया जाए, ताकि हम उन्हीं उद्देश्यों को निर्धारित कर सके जो उनके लिए आवश्यक है, उनकी रुचि के अनुसार है। तो उस आधार पर हमें उनके लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। फिर प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में क्या बल देना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर विज्ञान को सिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? केवल सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान देना चाहिए, सफाई स्वस्थ आदतों पर ध्यान देना चाहिए, केवल प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, या फिर गणित पर? तो प्राइमरी लेवल पर अभी हमने बात की थी कि प्राथमिक स्तर पर अगर आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को विज्ञान सिखा रहे हैं, तो उसका काम क्या होता है? बच्चों को स्वास्थ्य के आधार पर अच्छी आदतों का निर्माण करना, सफाई के बारे में उन्हें अवगत कराना, ताकि वो अपनी हेल्थ को लेकर अच्छी हैबिट्स को क्या करें, अपनाएं, और जीवन भर ये आदतें उनकी बनी रहती हैं, जिससे वो स्वयं भी स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, चीजों के प्रति एक पॉजिटिविटी आती है, कुछ ऐसी हैबिट्स जो है उनमें बन जाती हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए, दोनों के लिए आवश्यक होती हैं। फिर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में क्या उपयोगी है? छात्रों को दबाना, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, शिक्षक की सुविधा, या फिर पाठ्यक्रम का लंबा होना? तो हम कहेंगे कि छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी में क्या विकसित करता है? केवल ज्ञान, केवल कौशल, ज्ञान कौशल और अभिवृद्धि, या फिर केवल अभिवृद्धि? तो विज्ञान का शिक्षण विद्यार्थी में क्या विकसित करता है? ज्ञान भी लेकर आता है, उसके कौशल को विकसित करता है, और उसकी अभिवृद्धि का मतलब है कि उसका जो व्यक्तित्व या व्यवहार है उसमें परिवर्तन लेकर आता है। ठीक है, तो विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? कि बच्चों को नॉलेज भी हो, उनके जो स्किल्स हैं वो स्किल्स भी डेवलप हों, और इसके साथ साथ उनकी अभिवृद्धि, यानी कि उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनको विकसित करें, और उनके व्यवहार में वो परिवर्तन लेकर आए जो आवश्यक है। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थी को क्या करने का अवसर मिलना चाहिए, या क्या करने का अवसर उन्हें प्रदान करता चाहिए? केवल सुनने का, केवल देखने का, प्रयोग करने का और सीखने का, या फिर केवल पढ़ने का? तो विज्ञान विषय में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि विज्ञान एक ऐसा विषय जो आपको ये कहता है कि आप किसी भी चीज को मानने से पहले उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, उसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रयोग करने का और सीखने का, या फिर आप कह सकते हैं प्रयोग के माध्यम से सीखने का, अनुभव के आधार पर सीखने का अवसर जो है विज्ञान शिक्षण जो है विद्यार्थियों को उपलब्ध कराती है। फिर कंप्यूटर की विशेषता,
कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे तेजी से कार्य करने में मदद करती है? तो हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कंप्यूटर के कि वो ऑटोमेटिक काम करता है, स्पीड बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, और मेमोरी बहुत अच्छी होती है उसकी, बहुत सारी हमने उसकी बातें को पढ़ा था जो उसकी विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो इसकी तेजी से कार्य करने की मदद करती है? सटीकता, गति, अविराम या बहुमुखी प्रतिभा? तो तेजी से कार्य करना मतलब कि वो क्या करता है, स्पीड से कार्य कर पाता है। तो कंप्यूटर किसी भी काम को क्या कर देता है, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को हमने पढ़ा था कि वो सेकंड्स में परफॉर्म कर सकता है आपकी किसी भी टास्क को। जिस काम को करने में आपको 10-15 मिनट लग सकते हैं, कंप्यूटर उसे एक ही सेकंड में पूरा करके दे सकता है। तो इसकी एक विशेषता क्या है कि ये तेज गति से कार्य करता है। फिर कंप्यूटर में क्या नहीं होता? बौद्धिक स्तर, भावना, गति या सटीकता? तो हम कहेंगे कंप्यूटर में क्या नहीं होता? भावनाएं नहीं होती। वैसे तो बौद्धिक स्तर भी नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन ऐसा हो जिसमें ए और बी दोनों को आप क्या कर सके, सिलेक्ट कर सके, तो आप ऐसे ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करता चीजों को करने के लिए, ठीक है। जो डाटा आप प्रोवाइड करते हैं उसके आधार पर, तो अगर ऐसा ऑप्शन हो जिसमें ए और बी दोनों हो तो वो ऑप्शन सबसे अच्छा है, ठीक है। लेकिन भावना जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती, ज्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि ये केवल मनुष्य में या फिर जीवों में पाई जाती है, ठीक है, कि हम अपने आप इमोशनली किसी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो भावनाएं कंप्यूटर में बिल्कुल भी नहीं होती। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता इसे विभिन्न कार्यों को करने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है, कि एक साथ बहुत सारे काम जब ये कर लेता है, तो ये कौन सी उसकी प्रॉपर्टी या फिर आप कह सकते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता को दर्शाता है? तो गति, सटीकता, बहुमुखी या अविराम? तो बहुमुखी प्रतिभा, ठीक है, कि एक साथ आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं एक ही बार में, ठीक है। जैसे आप नेट पर सफरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि आप नेट पर किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं, आप गेम खेल सकते हैं, आप इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। तो एक साथ बहुत सारे काम जो है आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हम किसको कहते हैं कि ये कैसा है, वर्सटाइल है, बहुमुखी प्रतिभा जो है कंप्यूटर में हमें देखने को मिलती है। फिर कंप्यूटर की सटीकता का क्या अर्थ होता है? सटीकता, जो सही उत्तर को प्रदान करे। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए तेजी से कार्य करना, ऑप्शन बी सही परिणाम देना, या फिर ऑप्शन सी विभिन्न कार्य करना, या फिर ऑप्शन डी अनिश्चित होना। तो हम कहेंगे कंप्यूटर की सटीकता किसको दर्शाती है? इसके सही परिणाम को दर्शाती है, ठीक है। तो सही परिणाम का मतलब क्या होता है कि जो डाटा आप उसे दे रहे हैं उस डाटा के आधार पर उसके उत्तर या फिर उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत नहीं होती है, ठीक है। फिर कंप्यूटर की अविराम विशेषता का क्या अर्थ है? अविराम विशेषता मतलब कि वो बिना रुके लगातार घंटों तक क्या करता है, कार्य कर सकता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि मनुष्य जो है उसके कार्य करने की क्या होती है, एक क्षमता होती है, ठीक है। लंबे समय तक अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो आपकी आंखों में थकावट हो सकती है, ठीक है, आपका शरीर थक सकता है, आपको विराम की आवश्यकता, ब्रेक की आवश्यकता है। लेकिन कंप्यूटर जो है वो लगातार कार्य कर सकता है। धीमी गति से कार्य करना, अनिश्चित समय पर कार्य करना, या केवल दिन में कार्य करना। तो हम कहेंगे कि अगर अविराम का मतलब होता है लगातार कार्य करते रहना। फिर कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेटा को संग्रहित करना, डाटा को प्रोसेस करना, गेम खेलना, या केवल प्रिंट करना। तो आपने देखा ये सारे फंक्शन कंप्यूटर के होते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो डाटा आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसको प्रोसेस करके आपके सामने आउटपुट देता है, ठीक है, रिजल्ट या परिणाम आप कह सकते हैं देता है। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर की गति को कैसे मापा जा सकता है? ठीक है, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने 2-4 प्रश्न ऐसे भी डाल दिए कि किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, या किलो बाइट प्रति सेकंड में। तो आप ये देखेंगे कि कंप्यूटर की गति को किस में नापा जाता है, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स में इसे मापा जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की में सीपीयू का क्या मतलब होता है? सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सामान्य सी चीज है। सीपीयू के ऊपर इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, और इसका फुल फॉर्म का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्यूटर में मेमोरी क्या कार्य करती है? डाटा को प्रोसेस करती है, डाटा को संग्रहित करती है, आउटपुट देती है, या फिर इनपुट देती है? तो मेमोरी हमने कल भी जब चैप्टर पढ़ा था, जब हमने बात की थी, डाटा का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी चीज को मेमोरी क्या करती है? स्टोर कर लेती है अपने अंदर डाटा को। तो जैसे आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन स्टोर है, जो चीजें आपने याद की है, जो काम आप करते हैं वो आपको अभी तक याद है, इसी प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता बहुत अधिक होती है। जो भी डाटा आप उसे देते हैं वो उसे क्या कर लेता है? संग्रहित कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। इसी को हम मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर का उपयोग किन क्षेत्रों में? तो बहुत सारे क्षेत्र हमने देखे थे, जैसे एजुकेशन है, व्यवसाय है, स्वास्थ्य है, या फिर उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी सबसे उपयुक्त है इसके लिए। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, कंप्यूटर में रैम का क्या मतलब होता है? रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, या फिर रीड ओनली मेमोरी, रिमूवेबल एक्सेस मेमोरी, या फिर रैंडम अरे मेमोरी? तो बहुत ही सामान्य सा ये प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। या तो अगर कोई वायरस कंप्यूटर में आ जाता है तो इससे क्या होता है? आपकी जितना भी डाटा है कंप्यूटर में वो सारा क्या हो जाता है? थ्रैश हो जाता है, डिलीट हो जाता है। फिर एक हार्डवेयर घटक है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को तेज करता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है। तो हम कहेंगे कि जब वायरस की बात होती है तो जैसे बीमारी, वायरस से क्या होती है? बीमारी, और वो आपके शरीर को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार कंप्यूटर में वायरस क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी होती है, और जो क्या करता है? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, कंप्यूटर को जो है वो खराब करता है, या फिर आपकी फाइल्स को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन जो थे हमने इस चैप्टर के देखे। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, ठीक है, तो मैंने उतने ही क्वेश्चन रखे जितने कि आप लोग उसमें से बन सकते थे। फिर हम डिस्कस करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में जिसे हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, कल क्लास में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था, और हम इसमें क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि साइकोलॉजी का जो स्कोप होता है वो अलग अलग क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है, जिसमें से हमने विकास की अवस्थाओं को पढ़ा था। ठीक है, कि विकास की अवस्थाएं हमें ये बताती हैं कि बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, और एक अध्यापक होने के नाते आपको उन विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप बच्चे के वांछित परिवर्तन, उनकी समस्याओं का पता लगा सके। दूसरा हमने इसके स्कोप की बात की थी, जो है व्यक्तित्व का अध्ययन करना, कि एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकते हैं। और हमने बात की थी कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन कोई क्यों करेगा? तो उसका कारण होता है कि मान लीजिए आप किसी मानसिक रोगी को ठीक करना चाहते हो, या फिर आप एक डॉक्टर हैं और आप बच्चे की समस्याओं का पता लगाना चाहते हैं, उसे करियर गाइडलाइन देना चाहते हैं करियर के प्रति, तो फिर हम किसी घटना को जानने की आवश्यकता हमें पड़ सकती है, या फिर उसके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, और उस आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तीसरा जो स्कोप हमें देखने को मिलता है साइकोलॉजी में, कि अध्यापक का मूल्यांकन, कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? अध्यापक का मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर अध्यापक जो है वो बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो अध्यापक का अपना मूल्यांकन करने के लिए भी एजुकेशन जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय बहुत ही सक्रिय रहता है, कि हम इस आधार पर भी क्या कर सकते हैं? किसी अध्यापक के कौशल का, उसकी प्रगति का, उसके विषय संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार की
विधियों से परिचित करा पाता है, ठीक है, जिससे अध्यापक का मूल्यांकन जो है किया जा सकता है। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे क्या है मेथड्स जो है उपलब्ध हो जाते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में, ठीक है, जो हमें ये बताते हैं कि हम किस तरीकों से क्या कौन सा उचित तरीका है जिसका उपयोग करके हम किसी भी अध्यापक का मूल्यांकन कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी विधियां इसमें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो अध्यापक के मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो किस तरह का मूल्यांकन आपको करना चाहिए या फिर कैसे मेथड आपके पास हैं। तो सबसे पहले जब शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक के मूल्यांकन की विधियों की बात होती है, बहुत सारी विधियां हैं इसमें आपके पास, बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, आत्म मूल्यांकन, कि आप स्वयं अपना क्या करें, मूल्यांकन करें। ठीक है, दूसरी विधि आपके पास क्या है, साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार करने का मतलब क्या होता है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है, और आप प्रश्नों के माध्यम से उसके बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, इसे हम साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, और सबसे सरल भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, इंटरव्यू। ठीक है, तो जब व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है तो आपने देखा है कि हम किसी भी अध्यापक से प्रश्न पूछकर उसकी नॉलेज का, ठीक है, उससे सामान्य बच्चों के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए उस आधार पर प्रश्न पूछ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कैसे हमें उत्तर प्राप्त होते हैं। उस आधार पर हम किसी भी अध्यापक की योग्यता का क्या कर पाते हैं, मूल्यांकन कर पाते हैं। ठीक है, एक विधि हमारे पास क्या होती है, अवलोकन। ठीक है, अवलोकन का मतलब होता है कि देखना। तो जब अध्यापक जैसे पढ़ा रहा है या फिर आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, डेमो क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, और उस माध्यम से आप उसे देख सकते हैं कि वो कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर कैसे जो है प्रस्तुत करते हैं अपने टॉपिक को। तो इस माध्यम से क्या अवलोकन करना, स्वयं जाकर देखना। तो कोई भी कक्षा चल रही है तो उस कक्षा का अवलोकन करना। ठीक है, जर्नली जाकर वहां पर थोड़ा सा देखना। तो इस चीज से भी आप क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन जो है अध्यापक का किया जा सकता है। फिर एक जो मेथड है आपके पास उसको हम बोलते हैं दस्तावेज विश्लेषण। ठीक है, दस्तावेज विश्लेषण का मतलब क्या होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट होती है, आपके पास जितने भी शिक्षण जो आपने शिक्षा प्राप्त की है, जो एजुकेशन आपने ग्रहण की है, जो आप क्वालिफिकेशन कहते हैं, उन डॉक्यूमेंट की क्या करना, वेरिफिकेशन। तो आपने देखा है कि जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सामान्य स्तर पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, फिर आपके डॉक्यूमेंट भी जो है देखे जाते हैं, डेमो क्लास ली जाती है। सामान्य मेथड है जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी अध्यापक का सर्वेक्षण या उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। एक विधि और हमारे पास है जिसे हम कहते हैं कि क्या, समस्या समाधान। ठीक है, तो आप कोई ऐसा प्रश्न अध्यापक से पूछ सकते हैं जिसमें किसी समस्या के बारे में आपने बताया है और आप उससे वैसा उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं जैसा कि वो सही उस समस्या के लिए हो। ठीक है, तो इस आधार पर समस्या समाधान पर हम क्या कर सकते हैं, उससे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, उसके शिक्षण कौशल को बेहतर बनाने के लिए हम इन सभी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसका मूल्यांकन के लिए। ठीक है, तो अध्यापक का मूल्यांकन जो है हम इस विधि से कर सकते हैं। ये इनमें से कोई भी विधि या एक से अधिक विधि का भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुसंधान की। ठीक है, अनुसंधान, कल भी हमने बात की थी कि अनुसंधान की एक क्षेत्र जो है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, अनुसंधान है। तो अनुसंधान के क्षेत्र में भी शिक्षा मनोविज्ञान का हस्तक्षेप आपने देखा है रहता है। ठीक है, कि लगातार हमने कल भी पढ़ा था कि मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें लगातार आपको बदलाव देखने को मिलता है, लगातार इस पर क्या है, खोज रिसर्च हो रही है। तो
तो ये अनुसंधान शिक्षण के बीच में संबंधित होता है, ठीक है, कि रिसर्च और शिक्षा दोनों के साथ ये जुड़ा हुआ है। किसी भी शिक्षण या शैक्षिक शिक्षा के बारे में अनुसंधान करने यानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अनुसंधान का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सिद्धांत के इस्तेमाल करने के लिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान में आप कह सकते हैं कि जो अनुसंधान है, अनुसंधान का उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया, छात्र विकास, प्रेरणा और शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना, ताकि शिक्षा में क्या कर सकें, हम सुधार कर सकें, ठीक है। तो अनुसंधान का मतलब क्या है, अनुसंधान यानी खोज अगर आप कर रहे हैं तो खोज किस क्षेत्र पर हो सकती है, खोज छात्रों के ऊपर की जा सकती है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया के ऊपर की जा सकती है, किसी विकास को लेकर की जा सकती है, प्रेरणा बच्चों को मोटिवेट कैसे किया जाए उस पर की जा सकती है, शिक्षा की समस्याओं पर, मतलब कोई भी टॉपिक आपने चुन लिया जिस पर आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और वैज्ञानिक रूप से हम क्या करते हैं, चीजों का अध्ययन, मतलब सही कारणों का हम पता लगाते हैं और उस आधार पर अलग अलग तरह के प्रयोग आप करके देख सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा में सुधार। तो जितने भी हम क्या पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, ठीक है, कि शिक्षण विधियों की हम बात करते हैं, वो शिक्षण विधियां क्या है, वो हमें यही बताती हैं कि किस विधि से आप बच्चों को पढ़ाएं तो बेहतर पढ़ा सकते हैं। और ये हमें कैसे पता लगा, वो इसी प्रकार की खोज से, रिसर्च से पता लगा, जो किसके द्वारा की गई है, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। इसके अलावा आप अनुसंधान के माध्यम से अलग अलग तरह की विधियों का भी क्या कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं या फिर खोज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अवलोकन करने की कोई विधि, ठीक है, कि बच्चों को देखने के लिए, प्रयोग के आधार पर कुछ सिखाने के लिए, किसी चीज को मापने के लिए, तो बहुत सारी चीजों जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। तो किसी चीज के नीति को बनाने के लिए या किसी चीज पर शिक्षकों के आधार पर कोई परिवर्तन लाने के लिए, तो शोधकर्ता जो होते हैं, जो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो बेहतर निर्णय लेने में क्या रहते हैं, समर्थ रहते हैं। हर एक पक्ष को देखने के बाद वो क्या करते हैं, इस चीज को बता पाते हैं कि सही तरीका क्या है किसी भी चीज को प्रदर्शित करने का, सिखाने का। और इसके लिए बहुत सारे मेथड जो है वो आपको बता सकते हैं, या फिर प्रयोग के द्वारा भी वो आपको इस चीज को क्या कर सकते हैं, सिद्ध करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अनुसंधान कहते हैं। फिर एक और जो स्कोप आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं निर्देशन और परामर्श, ठीक है, कि आपको क्या कहता है कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो आपको निर्देशन और परामर्श भी जो है वो प्राप्त करवाता है, ठीक है। निर्देशन मतलब गाइडेंस देना, परामर्श मतलब कि डिस्कशन करना, ठीक है, एडवाइस देना किसी को। तो शिक्षा मनोविज्ञान का एक जो क्षेत्र है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान एक और आवश्यक क्षेत्र में क्या कर रहा है, उभर कर आपको सामने आता हुआ दिख रहा है। और वो क्षेत्र क्या है, निर्देशन या परामर्श का। तो जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, कि जब भी हम मान लीजिए किसी बच्चे के विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि उसके विकास में कहीं कोई बाधा आ रही है या कोई समस्या आ रही है, या फिर आपने देखा है कि कुछ बच्चे जो है वो जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली नहीं कि बहुत ज्यादा ही समस्या हो इस चीज की, ठीक है। तो आपकी इस प्रकार की कोई समस्या हो, या फिर अक्षरों को समझने को लेकर कोई समस्या हो कि बहुत प्रयास के बाद भी बच्चा उन अक्षरों को लेकर हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, ठीक है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, वो आपके मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, ठीक है। इनको हम अलग तरह का नाम भी देते हैं, ठीक है। जो इस प्रकार की डिजीज, मतलब एक तरह की आप बीमारी कह सकते हैं, जिसको ठीक करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, ठीक है। आप उनसे क्या ले रहे हैं,
परामर्श ले रहे हैं, आप उनसे निर्देशन ले रहे हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां बच्चे को कराई जाएं ताकि उसके विकास को सही दिशा में ले जाया जा सके। इसके अलावा मान लीजिए कि आप बच्चे के सबसे कोई समस्या नहीं हो, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, कहीं आकर कंफ्यूज हो जाता है अपने कैरियर को लेकर। ठीक है, अगर अपने करियर को लेकर कि किस दिशा में उसे जाना चाहिए, ठीक है, किस चीज का उसे क्या करना है, चुनाव करना चाहिए, वो इस चीज को लेकर बड़ा ही कंफ्यूज है, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कैरियर काउंसलिंग से आप बात कर सकते हैं, वो आपको सही परामर्श और सही क्या देता है, निर्देश देता है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में, आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में क्या करेगा, सहयोग करेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने करियर के लिए भी क्या ले सकते हैं। तो आप चाहे किसी साइकोलॉजिस्ट से इस प्रकार की बातें शेयर कर सकते हैं, या फिर एक सफल अगर अध्यापक अगर आपके पास है, मतलब आपके टीचर्स हैं, वो भी आपके लिए एक परामर्शदाता का काम करते हैं, क्योंकि उनको भी आपकी क्वालिटीज के बारे में, आपकी ग्रोथ के बारे में, आपके विकास के बारे में, आपकी क्षमताओं के बारे में बेहतर रूप से पता होता है। ठीक है, तो उनसे भी आप क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार के फील्ड को चुनना चाहिए, या किस प्रकार के कैरियर को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो इन सब चीजों के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, हर एक स्तर पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है चीजों को समझने के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए। और इसलिए मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है, बहुत ज्यादा विस्तारित है, फैलाव वाला है। ठीक है, और ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ सही चीजों के आधार पर, हमारे व्यवहार के आधार पर उन बातों से अवगत कराता है जो वांछित रूप से हमारी या मानव जीवन से संबंधित रखते हैं, बेहतर परिवर्तन लाने में हमें सहयोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि निर्देशन और परामर्श भी जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या है, एक क्षेत्र है। फिर हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है, कि जब आप बात करते हैं परिभाषा, ठीक है, और किसकी परिभाषा, टीचिंग की। ठीक है, पढ़ाने की परिभाषा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के लिए कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो H.C. मॉरिसन ये एक साइकोलॉजिस्ट है, जिनके अनुसार शिक्षण शिक्षण क्या है, शिक्षा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व की अगली शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, अध्यापक की और विद्यार्थी की। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यापक क्या है, वो अधिक विकसित है, वो आपसे ज्यादा मैच्योर है, आपसे ज्यादा उसके पास क्या है, ज्ञान है। ठीक है, तो अध्यापक के पास क्या है, वो अधिक विकसित क्यों है, क्योंकि उसके पास ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा योग्यता है आपसे, उसकी आयु भी आपसे ज्यादा है, इसलिए आप कह सकते हैं उसकी समझ भी आपसे ज्यादा है। ठीक है, उसने अपने जीवन में अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा है, वो उस अनुभव भी उसके प्राप्त हैं। तो हम कहेंगे कि वो क्या है, अधिक विकसित है। और आप एक विद्यार्थी हैं, और आप क्या कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। ठीक है, आप अभी तक अपने जीवन से उतने अनुभव नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, तो आप कैसे हैं, कम ज्ञानी है। ठीक है, आपके अंदर अभी कम योग्यता है। क्यों कम योग्यता है, क्योंकि वो अभी विकसित हो रही है। ठीक है, आपकी एज भी कम है, एज कम है तो आपकी समझ भी कम है। ठीक है, और आपके पास बहुत कम अनुभव है, क्योंकि अभी आपके जीवन की केवल शुरुआत हुई है। तो शिक्षा क्या है, एक तरह का प्रोसेस है, शिक्षा क्या है, एक तरह की प्रक्रिया है, जो किसके बीच में चलती है, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में चलती है। और यहाँ पर एक अधिक विकसित व्यक्ति कम विकसित व्यक्ति को क्या कर रहा है, सिखा रहा है। ठीक है, और इस चीज की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। ठीक है, विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था मतलब अध्यापक को क्या किया गया, आपके लिए अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको सिखाने के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा है हमारे पास किसके द्वारा, B.F. स्किनर के द्वारा। ठीक है, तो B.F. स्किनर की कल भी हमने परिभाषा पढ़ी थी, लेकिन वो परिभाषा किसके लिए थी, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए थी, लेकिन ये परिभाषा किसके लिए है, टीचिंग के लिए है। तो B.F. स्किनर के अनुसार आप कहेंगे कि शिक्षण पुनर्बलन आस्मिकताओं का क्या है, क्रम है। ठीक है, पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि मोटिवेशन,
ठीक है। साधारण बातों में आप कह सकते हैं कि प्रेरणा देना, पुनर्बलन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इसको पुरस्कार के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा वांछित परिवर्तन लाना, ठीक है, वांछित परिवर्तन लाना। सभी बातें इसके लिए ठीक है। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा देना, ठीक है। तो पुनर्बलन का इस्तेमाल कैसे? तो जैसे अध्यापक आपको सिखाने के लिए क्या करता है कि आप एक पोयम सुनाइए, ठीक है। अच्छी पोयम आप सुनाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? एक टॉफी मिलेगी। ये टॉफी किस चीज का काम करेगी? आपके लिए प्रेरणा का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उनको बहुत अच्छी लगती है। तो वो क्या करेंगे, एक दिन उन्हें इस तरह का मोटिवेशन मिल गया कि आप अगर झिझक रहे हैं किसी बात को बताने में, तो आपको किसी चीज को सुनाने में, ठीक है, तो आपको क्या मिल रही है? टॉफी मिल रही है। आज आपने सुनाया, ये टॉफी किस चीज का काम करती है? आपके लिए मोटिवेशन का। अगले दिन आप क्या करेंगे? आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आप स्वयं आएंगे, ठीक है, और कहेंगे मैं पोयम सुनाऊं, ठीक है। तो ये जो मैं है, ये क्या है? आपका मोटिवेशन। आपको क्या मिली? प्रेरणा मिली, ठीक है। और आपके मन में अब क्या है कि जब मैं पोयम सुनाऊंगा तो मुझे एक और टॉफी मिलेगी। तो इसी को हम पुनर्बलन कहते हैं, कि कोई भी ऐसा कार्य करने से जिससे बच्चे के अंदर क्या आ रहा है? मोटिवेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये आस्मिकताओं का मतलब ये क्या है? ऐसे चीजों का क्रम है जो अचानक आपके जीवन में आती है, ठीक है, कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको टॉफी मिलेगी। कभी कभी क्या होगा? आपके लिए क्लैपिंग करा दी जाएगी, ठीक है, कि पूरी क्लास में आपके लिए प्रशंसा भरे कुछ शब्द बोले गए, आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, खुशी हुई आपको, और ये क्लैपिंग भी क्या कर रही है? मोटिवेशन, ठीक है। कभी कभी क्या मिल रहा है आपको? कोई गिफ्ट भी मिल रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या मिल रहा है आपको? एक लीडर बना दिया गया, ठीक है, कि आप सिखाएंगे बच्चों को। ये सब चीजें क्या कर रही हैं? पुनर्बलन का काम कर रही हैं। और अचानक होने वाली गतिविधियों का, आस्मिकताओं का मतलब क्या होता है? अचानक, ठीक है, कि बच्चा सोच के नहीं गया था ऐसा होगा, लेकिन अचानक आपके लिए ऐसा कोई गिफ्ट आ गया जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था। तो इससे आपके व्यवहार में क्या आया? वो परिवर्तन आया जो अध्यापक चाहता था। और आपको इससे क्या हुई? प्रशंसा मिली, और मोटिवेशन जो है आपको हुआ, प्रेरणा मिली। अगली बार आप और अच्छा करेंगे तो आपको और अच्छा कोई गिफ्ट आपको लगता है कि मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम पुनर्बलन कहते हैं, और ये अचानक ही होता है, ठीक है। फिर बर्टन के अनुसार, बर्टन भी क्या है? साइकोलॉजिस्ट है, जो ये कहते हैं कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन या फिर निदेशन या निर्देशन और प्रोत्साहन है, ठीक है। कि शिक्षण यानी कि टीचिंग प्रोसेस क्या है? टीचिंग या शिक्षण की जो प्रक्रिया है, ये क्या है? बच्चे को या तो सिखाने के लिए की जाती है, ठीक है, या फिर आप उसे क्या कर रहे हैं? मोटिवेट करने के लिए वो स्वयं सीखे ऐसा। या फिर आप उसे क्या कर रहे हैं? दिशा निर्देश दे रहे हैं, कि आप उसे बता रहे हैं ऐसा आपको करना है। इससे आप उससे क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, जो उसको क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है, उसके अंदर करेज आता है, आत्मविश्वास आता है। तो एक ऐसी क्रिया है जो सिखाने के लिए आपको प्रेरणा भी देती है, आपको गाइडेंस भी देती है, आपका प्रोत्साहन भी करती है। ऐसी ही प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। एक और परिभाषा है हमारे पास जो किसके द्वारा दी गई है? रायबर्न के अनुसार। तो रायबर्न ये कहते हैं कि शिक्षक यानी कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें 3 बिंदु होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, ठीक है। और तीनों के बीच में जो ये क्या करती है? संबंध स्थापित करना ही क्या है? शिक्षण है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? एक तरह का ट्रायंगल होती है, ठीक है। जहां पर आप कहेंगे कि एक तरफ क्या होता है? आपका शिक्षक होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? विद्यार्थी या फिर शिक्षार्थी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो शिक्षा ग्रहण करेगा। और इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करती है, सीखने की जो क्रिया है उसको बेहतर और अच्छा बनाती है, शिक्षक और विद्यार्थी के संबंधों को बेहतर बनाती है, ठीक है। कि आपकी शिक्षक मतलब जो शिक्षक है वो सारी चीजों को, ठीक है, कि जैसे वो किस प्रकार के मेथड के द्वारा, किस प्रकार की शिक्षण विधि के द्वारा आपको सिखाएगा,
किस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, किस प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, ये सब किसके ऊपर आधारित होंगे, ये सब आपकी पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब तीनों के साथ क्या करते हैं शिक्षण प्रक्रिया को, ये तीन बिंदु आप कह सकते हैं होते हैं। ठीक है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्य वस्तु, यानी कि आपका जो पाठ्यक्रम है उसी को हम पाठ्य वस्तु कहते हैं। तो तीनों के बीच में क्या करता है, एक संबंध